नमस्कार, सोनम्स एक्सप्लेनर्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कनाडा में होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में और साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली एक स्टोरी के बारे में। सबसे पहले चलते हैं कनाडा। लास्ट संडे को जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक खालसा डे सेलिब्रेशंस के इवेंट में शिरकत की थी, जहां उनकी मौजूदगी में कुछ लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने प्रो खालिस्तान स्लोगन्स रेज किए। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई, बहुत लोगों ने उस पर बहुत अंदाजे लगाए। नई दिल्ली ने आज कनाडा के जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया, उनको भी समन किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको समन किया, इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी। साथ ही साथ लाइक आई सेड, बहुत लोगों ने अंदाजे लगाए। कुछ का कहना था कि जस्टिन ट्रूडो जो है, बहुत अच्छे चांसेस है कि उनको नहीं पता था कि इस तरह की कोई चीज़ उनकी प्रेजेंस में वहाँ हो जाएगी। तो मुझे लगता है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एंड जस्टिन ट्रूडो इज़ वेरी मच कॉम्प्लिसिट, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक टीम होती है, उनका स्टाफ होता है। जब भी वो किसी इवेंट में जाते हैं एज अ गेस्ट, तो उनकी जो टीम होती है वो बाकायदा ऑर्गेनाइजर्स को एक डूज और डोंट्स की लिस्ट थमाती है कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आपकी मौजूदगी में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप इंडोर्स नहीं करते, तो आप बखूबी एक इंडिकेशन दे सकते हैं टू एक्सप्रेस कि आप उनके साथ नहीं एग्री करते, आप उनके बिहेवियर को नहीं इंडोर्स करते। इनवॉलंटरीली आपका कुछ तो एक्शन आएगा ना। आप हाथ उठा के मना कर सकते हैं, कोई आप जेस्चर कर सकते हैं, या आप ज़ुबानी उनको कह सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, व्हिच शोज़ दैट जस्टिन ट्रूडो प्रीटी मच वांटेड इट। अब उसके बाद कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो भारत में नहीं रहते, भारत के बाहर रहते हैं, उनका ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो उसी किस्म की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरह की इंडियन लीडर्स करते हैं एट होम। तो मैं इस तरह के लोगों से पूछना चाहूँगी कि भारत में ऐसा कब हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे इवेंट में शिरकत की है जहाँ ऐसे लोग मौजूद हों जो फ्लाइट बॉम्बिंग्स को जस्टिफाई करते हों, जो बॉम्बर्स को अपना आइडियल या अपना हीरो मानते हों, और जहाँ पर अल-कायदा जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सेलिब्रेट किया जा रहा हो। बहुत सारी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं व्हिच आर designated terror organization not only in India but in various countries across the world. तो हमारे तो किसी प्राइम मिनिस्टर को मैंने कभी नहीं देखा ऐसे किसी इवेंट में जाके एक म्यूट स्पेक्टेटर बने हुए, मैंने तो कभी नहीं देखा। और साथ ही साथ कनाडा एक G7 कंट्री है, तो क्या ये बहुत शर्म की बात नहीं है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऐसे इवेंट्स में जाते हैं जहां पर ऐसे लोग जो फ्लाइट बॉम्बिंग्स को जस्टिफाई करते हैं, जो उनको सेलिब्रेट करते हैं, वो वहाँ मौजूद हों और वो उनको देख के नारे लगाना शुरू कर दें, चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ अनदर नेशन, और बाकायदा ऐसी मूवमेंट को सपोर्ट करें जिसकी पूरी की पूरी, अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो वायलेंस में बिल्कुल आपको नज़र आएगी कि कंप्लीटली उसकी एक वायलेंट हिस्ट्री है। तो हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा और हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक G7 कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी या इनसिंसियरिटी का मुजाहरा करेगा, जिसके बाद उसकी कंट्री को कोई सीरियसली नहीं ले सकता, एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ हम रहते हैं। और हम दुनिया को सिर्फ अमेरिका की निगाह से नहीं देखते कि जो आपके टेररिस्ट हैं वो दुनिया भर के टेररिस्ट हैं, पर जो दुनिया के टेररिस्ट हैं वो आपके लिए या तो सेपरेटिस्ट्स इन एग्जाइल हैं, या तो वो डिसिडेंट्स हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम ये लोग देते रहते हैं, रेबल्स एंड फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल दैट। डरे उस दिन से जिस दिन उसामा बिन लादेन को आपके जो सबसे प्यारे पाकिस्तानी दोस्त तो मार्टियर कहते हैं, पर ऐसा ना हो कि दूसरी दुनिया भी कहना शुरू कर दे, क्योंकि अगर अमेरिका के इतने डबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं टेररिज्म पर, तो फिर दूसरी कंट्रीज भी उनकी ही जो बुक है उससे एक लीफ लेके इस तरह की जो गेम्स है अमेरिका के साथ भी खेल सकती है। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को जो है वो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। राजीव गांधी ने कहा था, खालिस्तान इन पाकिस्तान। मुझे लगता है मौजूदा सरकार को अब क्लियर कर देना चाहिए और भारत के बच्चे बच्चे को कहना चाहिए, खालिस्तान इन कनाडा।
इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जिन लोगों को खालिस्तान चाहिए वो रहते कनाडा में हैं, वो खाते कनाडा का है, पर वो माँग भारत से करते हैं। भाई तो हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी हैं। आपको एक थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए, आपको एक धर्म की बिना पे अपना एक नेशन चाहिए जिसकी यूएन भी इजाज़त नहीं देता। दिस इज़ नॉट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आपको एक धार्मिक रियासत चाहिए जहाँ पे सिर्फ़ आपके धर्म के लोगों का बोलबाला हो, बाकियों के कोई राइट्स ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं इसका मतलब ये नहीं है, तो भई सबने देखा है कि जब खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में चल रही थी, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ का क्या हाल किया गया था। उनको चुन-चुन के गोलियाँ मारी गई थी। जिन फ्लाइट्स में वो सवार थे, उन फ्लाइट्स को बॉम्ब किया गया। खालिस्तान मूवमेंट की जो सारी की सारी हिस्ट्री है, वो खून से रसी हुई है। तो ये तो कोई ना बताए कि खालिस्तान का मतलब क्या है। खालिस्तान का मतलब यही है कि एक ऐसी रियासत जहाँ पर सिर्फ़ एक धर्म विशेष के लोगों की चलेगी और दूसरों को उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। जिस तरह से 80s में पंजाब में किया जाता था। ज़बरदस्ती लोगों को कहा जाता था कि आप सिखों की तरह का जो है रूप उसको धारण करें। आप सिखों की जो रहत मर्यादा है उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें। इसी को एक थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है। ये एक परफेक्ट डेफिनिशन है इस तरह की एक स्टेट की। ठीक है? उसके बाद जी अब आते हैं वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल पर इससे पहले मैं ये कह दूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या हमें भी ऐसी हरकतें करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि रेसिप्रोसिटी इज़ अ नॉर्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको जो दिया जाए, आपको वही वापस करना चाहिए। ये आपका अधिकार है। इनफैक्ट अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे, तो आप गलती कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के जिस आर्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी जो हेडलाइन है, वो है जी एन असैसिनेशन प्लॉट ऑन अमेरिकन सॉइल रिवील्स अ डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। इसका जो प्लॉट है ये यहाँ से शुरू होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट ईयर अमेरिका गए थे एक स्टेट विजिट पर। वहाँ पर जो बाइडेन ने उनको एक ऑफिशियल डिनर दिया इनसाइड द व्हाइट हाउस। और इस स्टोरी के हिसाब से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिनर की तैयारियां हो रही थी तो जो रॉ के जो पहले जो चीफ थे सामंत गोयल, वो इंडियन ऑपरेटिव्स आरएनएडब्ल्यू के जो ऑपरेटिव्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे अंडर प्रेशर कि नाउ इज द टाइम टू स्ट्राइक, कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसकी असैसिनेशन का वक्त आ गया है। इनके हिसाब से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ थे तो वो चाहते थे कि भई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हो यहाँ पर जिससे मेरे लिए जो है ये पूरा माहौल जो है वो खराब हो जाए। डज़ इट मेक एनी सेंस टू यू? तो ये बाकायदा इन्होंने पूरा ज़ोर दिया है कि किस तरह के फूल वगैरह वहाँ लगाए गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल लीडर हैं, उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। उनको जो है अमेरिका में इतना ज़्यादा जो है आदर-सम्मान कैसे दे दिया, ठीक है? तो ये बाकायदा वही इसमें नैरेटिव चल रहा है। लाइक आई सेड डायरेक्टली जो आरएनएडब्ल्यू के फॉर्मर चीफ है, उनका नाम लिया गया है कि भई उन्होंने इस ऑपरेशन को अप्रूव किया था। उसके बाद जी वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में ये भी माना जाता है कि इनके जो रिपोर्टर्स थे, वैसे जो ये स्टोरी है इसको मिल के शाया किया है वॉशिंगटन पोस्ट के जो इंडिया में जो उनके ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने साथ ही साथ इनके एक लंदन बेस्ड फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ एक लेडी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर हैं और जो रशिया, यूक्रेन वगैरह पर भी बड़ी कवरेज करती हैं। इन तीनों ने मिल के इस स्टोरी को पब्लिश किया है। तो ये मानते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट के जो रिपोर्टर्स थे, वो फॉर्मर और सर्विंग सीनियर इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के टच में आए और उन्होंने उनसे बातचीत करने के बाद ही ये स्टोरी जो है इसको लिखा है। और उनके हिसाब से ये जो ऑफिशियल्स जो इनसे बात कर रहे थे दे वर अवेयर ऑफ दीज ऑपरेशंस, दे न्यू के पन्नू को मारने का एक मंसूबा बनाया गया था। अब मेरा सवाल ये है कि ये तो सुना था कि डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस में एजेंसीज के लोग होते हैं, इट हैपेंस ऑल द टाइम। और सीआईए और जो रोग टाइप की एजेंसीज हैं जो बहुत रेकलेस हैं, जो कई बार बहुत मिस्टेकन आइडेंटिटी के केसेस में बहुत सारे लोगों को मार भी देती हैं और उसके बाद हल्की सी एक सॉरी कर देती हैं। फिर हमारे बगल में एक आईएसआई है,
इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं जहाँ की एजेंसीज आर रेकलेस, वो जो क्योंकि इतनी ओवर एम्बिशियस होते हैं वो लोग, तो वो हर तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे अमेरिका दुनिया भर में जाना जाता है कि ये वैसे तो बहुत प्रिवेसी की बात करते हैं, पर जब इनकी बात आती है तो ये किसी की भी कॉल सुन लेते हैं, तब गई प्रिवेसी तेल लेने, ठीक है? तो ये तो सुना था कि जो डिप्लोमैटिक मिशंस होते हैं, उसमें एजेंसीज़ के लोग होते हैं। पाकिस्तान में तो खैर उनके जो डिप्लोमैटिक मिशंस हैं, उनमें तो वो तबलीग भी करना शुरू कर देते हैं। वो उनको यूज़ करते हैं as religious indoctrination centers, या फिर as centers where you can go and convert to Islam, learn more about Islam, see the light of Islam, right? तो वो तो बहुत सारी चीजें करते हैं apart from or maybe except executing their foreign policy initiatives. तो अब ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो इनकी जो वेस्टर्न मीडिया है ये इतना भी मासूम नहीं है। ये बात मानना कि आप सर्विंग इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के टच में हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर ये एक बहुत बड़ा हमला है। इतना बड़ा हमारा मुल्क है और इतने सारे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सारी सेक्शंस हैं जो हमेशा वायलेंस के लिए तैयार रहती है। एक ऐसी कंट्री में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का मीडिया को चीजें लीक करना, अगर उन्होंने की हैं, जो वैसे मैं नहीं मानती क्योंकि दिस लुक्स हाईली इम्प्रॉबेबल। स्पाई एजेंसीज आर नोन फॉर देयर सीक्रेसी। इनफैक्ट आरएनएडब्ल्यू को इस बात के लिए ही अपना लोहा मनवाने के लिए जाना जाता है दैट इट्स अ वेरी सीक्रेट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इवन मोर सीक्रेट देन अदर्स। तो इनका कहना है कि इनके साथ ऑफिशियल्स जो हैं वो डायरेक्टली टच में थे और इनको सब बता रहे थे, इन्होंने इनको एक एक चीज जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो मेरे तो हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड ग्राउंड टू बेसिकली एक्सपेल दीज काइंड ऑफ रिपोर्टर्स जो बिल्कुल आपके सिक्योरिटी लैंडस्केप के अंदर घुस चुके हैं। आप सोचें वो किस तरह की ताकत रखते हैं। दे कुड बी CIA agents in the garb of journalists. How do we know? क्या अमेरिका में किसी फॉरेन डेली के रिपोर्टर्स को एक्सेस दिया जाएगा टू CIA ऑफिशियल्स? कैन इट एवर हैपन? और द CIA और द FBI ऑफिशियल्स विल दे कॉपरेट विद अ फॉरेन जर्नलिस्ट ऑन दीज काइंड ऑफ स्कूप्स जो मेयरली इनवेंडोज पर बेस्ड है, स्पेक्यूलेशंस पर बेस्ड है? फिर ये कहते हैं कि जो यूएस की एजेंसीज हैं वो टेंटेटिवली बिलीव करती हैं कि जो NSA, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, उनको भी इन प्लान्स के बारे में पता हो सकता है। अगेन अ स्पेक्यूलेशन, टेंटेटिवली इज द वर्ड यूज्ड। देन दे से दैट द US officials also emphasized that there is no smoking gun proof. Smoking gun proof is basically conclusive evidence. उनके हिसाब से उनके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं है, पर उनकी जो असेसमेंट है वो बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी जो टाइमलाइन है वो इन जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं इन्होंने जो टाइमलाइन प्रेजेंट की है वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स को, उसके साथ बखूबी मैच हो रही है। तो इसका मतलब उनकी जो असेसमेंट है वो 16 आने बिल्कुल सही है। फिर ये आगे कहते हैं कि ये एजेंसीज, यूएस की ये एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस पूरे ऑपरेशन के क्या लिंक्स हो सकते हैं उसको भी मैप करने की कोशिश कर रही है। तो आप इनकी इनसिंसियरिटी का अंदाजा लगाएं कि ये इंडिया के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी स्टोरी में ड्रैग कर रहे हैं जो बिल्कुल स्पेकुलेशंस और इन्वेंडोज और अंदाजों और असेसमेंट्स और क्रेडिबल एविडेंस और फलाना ठिकाना पता नहीं किस किस पे बेस्ड है। एक्सेप्ट फॉर द ट्रूथ और हार्ड एविडेंस इनके पास सब कुछ है बेसिकली। ठीक है, तो ये शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि आगे चल के ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। आप इनकी हिमाकत देखें। एंड दिस इज अ कंट्री जिसने पता नहीं आधी दुनिया की इन्वेजन कर चुकी है, जो जिसने कितनी सारी कंट्रीज में पता नहीं मिस्टेकन आइडेंटिटीज के नाम पर ही
कितने सारे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा। अफगानिस्तान छोड़ते छोड़ते 2 दिन पहले एक पूरी मासूम फैमिली को मार के चले गए काबुल में, ये कह के कि आईएसकेपी के लोग थे, जिसमें से 7-8 तो छोटे छोटे बच्चे थे। वो इनके हिसाब से आईएसकेपी के ऑपरेटिव्स थे। और जब इनके खुद के ही मीडिया ने उसको हाईलाइट किया तो फिर आखिर में जाके एक छोटी सी मासूम सी अपॉलॉजी दे दी कि हाँ भाई, हम मानते हैं कि इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। आपने एक पूरी फैमिली खत्म कर दी और आप दुनिया को सिखाने चले हैं कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को कैसे एग्जीक्यूट करें। इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, इतने डाइवर्स नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो हिंदुस्तान की एजेंसीज को पेश हैं, पर वो अपना काम ना करें, वो इनको हर बात पे सफाई देते रहें, ऐसे लोगों को जो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को बदल लेते हैं। जिनका मन चाहे तो वो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर के लिए रेड कारपेट रोल कर देते हैं और मन चाहे तो किसी पॉलिटिशियन को डिक्टेटर कह देते हैं। जो असल डिक्टेटर्स हैं उनके साथ ये वर्किंग रिलेशनशिप रख सकते हैं, पर ऐसी कंट्रीज जिनको ये अदरवाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहते हैं, उनके इंटरेस्ट को, उनकी लीडरशिप को अंडरमाइन करने का ये कोई मौका नहीं छोड़ते। तो आप ये देखें कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से, यूएस की जो एजेंसीज हैं बेसिकली, ये किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बातें कहलवाने के लिए, जो ये खुद नहीं कह सकते। और इससे बड़ा क्या सबूत है, वॉशिंगटन पोस्ट के लोग खुद मान रहे हैं कि हमें यूएस ऑफिशियल्स ने इंफॉर्मेशन फीड की है। व्हाट अबाउट द फ्री प्रेस? इसका मतलब इनका जो मीडिया है वो हमेशा एक टूल बनने के लिए तैयार है। जहां पर स्टेट खुद कुछ नहीं कह सकती, वो वाइट साइऑप्स नहीं कर सकते, स्टेट डिपार्टमेंट खुद कुछ नहीं कह सकता, वहां पर ये एम्प्लॉय करते हैं ग्रे और ब्लैक साइऑप्स को, जिसमें ये ऐसी एंटिटीज को यूज करते हैं जिनकी जो ओवरऑल परसेप्शन है वो बड़ी न्यूट्रल है। आप तो जानते हैं दुनिया भर में लेफ्ट क्या करती है, अपना एजेंडा चलाएंगे और साथ में हाई मॉरल ग्राउंड भी लेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की अगर आप हिस्ट्री देख लें, विच बाय द वे इज ओन्ड बाय एन इंडस्ट्रियलिस्ट, जेफ बेसोस, अमेरिका हमें कहता है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इतना पार्टिसन हो गया है, बिजनेसमैन उसको ओन करते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है? Washington Post is known to be a left-leaning paper, whether it comes to national elections, congressional elections or state elections. ये बाकायदा डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। हाँ, कभी कुछ बीच में एक्सेप्शंस हुई होंगी जहां इन्होंने रिपब्लिकन्स को भी सपोर्ट किया हो, बट इट्स लार्जली लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर। तो ये अमेरिका की एजेंसीज का टूल बनने को तैयार है, उनसे फीड लेने को बाकायदा तैयार है, राइट? पर ये सिर्फ इस बेसिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक का मीडिया ट्रायल कर देंगे। ये इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि किसी की कन्विक्शन हो, इंडिक्टमेंट हो। अभी तक चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं, उससे पहले ही इन्होंने लोगों के नाम ले लिए, भारत के प्रधानमंत्री तक का नाम ले लिया है। That really raises a lot of questions about the legitimacy of Western media, how they are doing nothing but just reproducing narratives of the West in countries where they think they can interfere. ये उनका एक तरीका कार है ना, उनको लगता है हम सुपर पावर हैं तो मतलब हमारा ये राज धर्म है कि हमें सबको कंट्रोल में रखना है। हमारी जो राइवल्स हैं उनको भी, साथ ही साथ हमारे जो एलाइज हैं उनको भी, क्योंकि कोई भी ज्यादा ग्रो करेगा तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इस इंटरव्यू के मुताबिक ये इंटरव्यू आया है 3 दर्जन इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ बात करने के बाद, जो डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं, यूएस में, इंडिया में, कनाडा में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। और उन्होंने इनसे कहा कि हम आपको सब इंफॉर्मेशन दे देंगे बट हमारा नाम नहीं आना चाहिए।
तो 3 दर्जन इनके हिसाब से इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो दुनिया की तमाम कंट्रीज में मौजूद हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसका तो यही मतलब निकलता है ना। भाई ये ऑपरेशंस तो प्योरली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द की। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं या तो ये रोग ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि अदरवाइज तो आप कभी भी एक एजेंसी की डिटेल्स जो होती हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की, उनको लीक नहीं करते मीडिया को। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन दैट नीड्स टू बी met in these kind of operations. Anonymity, sorry, not anonymity, as they say, confidentiality. इनके हिसाब से बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि उन्होंने कहा हमारा नाम मत लो, हम आपको सब बता देते हैं। भाई ऐसे ही होने लगे, इनकी बातें सुन के अगर हम सब बातें मानने लग जाएं, तो इस हिसाब से तो RNAW से ज्यादा निकम्मी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है दुनिया में। मतलब उनके ऐसे एसेट्स हैं, 3 दर्जन ऐसे एसेट्स हैं जो एक फॉरेन डेली को सब कुछ बता दे रहे हैं। नो एजेंसी वर्थ इट्स सॉल्ट, लेट अलोन RNAW, will ever do this. This itself shows कि कितनी बेवकूफ किस्म की ये बातें हैं और क्या इनके मायने हो सकते हैं और क्या इनकी लेजिटिमेसी हो सकती है। फिर ये कहते हैं कि वेस्टर्न ऑफिशियल्स जो हैं वो हैरान रह गए कि इंडिया जो है इस तरह के लीथल ऑपरेशंस कर सकता है, वो भी अमरीकी सॉइल पर। भाई वो तो आपका हैरान होना बनता है, क्योंकि आपको लगता था ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपके यहाँ जो डिसिडेंट्स हैं उनको आपने जेलों में डाल रखा है, जिन्होंने आपकी सीक्रेट्स लीक कर दिए उनको आपने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना के जेलों में बंद कर रखा है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपके यहाँ इतने ज्यादा हैं कि उनका दुनिया के अगर टॉप कंट्रीज उठा के देखे ना जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, तो आपका नाम जो है स्पेशली अमेरिका का कहीं टॉप में ही फिगर करेगा, इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वहां पर। इट्स जस्ट दैट दे कंट्रोल द नैरेटिव, पार्ट ऑफ बीइंग द सुपर पावर, सॉफ्ट पावर। दुनिया को वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं और उसके फिर बैठ के मजे लेते हैं। उस परसेप्शन की तो खा रहे हैं। नाउ दे आर गेटिंग वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज जो इनकी क्लोज एलाइज भी हैं वो अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो भी सीख चुके हैं। लुक एट फ्रांस, they are talking about modernizing their own military because they have lost faith in the US. And why shouldn't they lose faith in the US? अमेरिका ने कहाँ पे अपनी एलाइज को दगा नहीं दी, जिनसे धोखे खाए उनके साथ आज तक दोस्तियां रख रखी हैं। फिर कहते हैं कि एक वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल ने इनसे बताया कि इंडिया ने ये ऑपरेशंस इसलिए भी सैंक्शन किए क्योंकि उनको पता था दैट वी कैन गेट अवे विद इट। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज पर कि आपके हिसाब से तो हम एक कोई थर्ड वर्ल्ड किस्म की कंट्री है ना, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, अभी भी डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने आपके यहाँ तोड़ निकालनी है, तो यू बेटर bolster योर ओन डिफेंसेस। आप अपने डिफेंसेस को bolster करेंगे या दुनिया पर झूठे इल्जाम लगाते रहेंगे? सो यू बेटर डू दैट instead of making up allegations, cooking up allegations। उससे अच्छा है कि अपनी जो आपकी सिक्योरिटी है, जिसको पहले भी बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं चैलेंज कर चुके हैं। आपके यहाँ इतने बड़े अटैक्स हो गए, टावर्स के बीच में से जहाज गुजर गए, इतने मासूम लोग मारे गए, आपको पता ही नहीं चला। हर दूसरे दिन आपके यहाँ पे गन अटैक्स हो रहे होते हैं, आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, बट आप चले हैं दुनिया को स्कूल करने और साथ में उनको सिखाने कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल करना चाहिए। उसके बाद फर्दर अगर आप इस आर्टिकल में देखें तो वॉशिंगटन पोस्ट ऐसे लोगों को जो इस तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस से ताल्लुक रखते हैं, जैसे
लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, जो यूएस की जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो उनकी लिस्ट है, यूएसएफटीओ, उसमें भी इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। यूएस इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस मानता है। इनके लोगों को जो पाकिस्तान में मारे गए हैं पिछले दिनों में, जो एक और आर्टिकल आया था गार्डियन का जिसमें भी बहुत इल्ज़ामात वगैरह थे। ये उन लोगों को क्या कह रहे हैं? दीज़ आर सेपरेटिस्ट्स लिविंग इन एक्साइल। That speaks volumes about the US and if an ally can actually rely on the US. आपकी जो डेफिनिशन है टेररिज्म की, वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप आपका जो एक वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, कुछ लोग तो इस हद तक जाते हैं कि भाई हम उनके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस एरिया में। आप उसके जो बेसिक चैलेंजेस हैं, आप उनको समझ ही नहीं रहे। इनफैक्ट आप उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Which strategic partner does that? Again, maybe superpowers do, and that is why you can't trust them. फिर आगे रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो ऐसी कंट्रीज की लिस्ट जिसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और अदर रिप्रेसिव रिजीम्स, ऐसी लिस्ट में अब इंडिया का नाम भी आने लगा है। ऐसे जो टैक्टिक्स हैं उनको ये कंट्रीज एम्प्लॉय करती हैं। बेसिकली जिनके साथ भी यूएस के फड्डे हैं ना, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, जिनके साथ भी इनके फड्डे हैं, वो सारे जो हैं वो रिप्रेसिव रिजीम्स हैं। और वो सारे जो हैं वो रोग एलिमेंट्स को जन्म देते हैं। वो दुनिया भर में जो हैं वो इसी तरह के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। व्हाट डज़ सीआईए डू? सीआईए क्या करती है? क्या सीआईए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं करती? क्या सीआईए ने अफ़गानिस्तान में इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दिया जिसमें बहुत बार निर्दोष लोग मारे गए? क्या अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में कारपेट बॉम्बिंग नहीं की? वो सही है, पर एक आदमी जो अमेरिका में बैठ के आपकी पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर रहा है, आपकी फ्लाइट्स को उड़ाने की बात कर रहा है, लोगों को बाकायदा धमकी दे रहा है कि इन फ्लाइट्स पे मत बैठना, अपनी जान के खुद ज़िम्मेदार होगे। जो बाकायदा मैसेजेस रिलीज़ कर रहा है कि ये इंडियन आर्मी में जो सिख लोग सर्व कर रहे हैं, उन तक पहुँचाओ ताकि फ़ौज के अंदर जो है वो म्यूचनी हो सके। एक ऐसे आदमी को टारगेट करना या उसको अकाउंटेबल बनाना, क्योंकि यूएस के पास कोई सबूत नहीं है अभी तक। अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। ये उनका वर्शन है कि पन्नू को मारने की कोशिश की हिंदुस्तान ने। पर अगर हिंदुस्तान ने उसको टारगेट बनाया भी, क्या वो एक लेजिट टारगेट नहीं है? यूएस की खुद की डेफिनिशन से व्हेन इट कम्स टू इट्स ओन नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज अ लेजिट टारगेट? If not somebody who basically wants to blow your parliament up, then who else is a legit target? He is literally giving cause of terrorism sitting in the US. He's hiring people to execute acts of terror in India. और पता नहीं क्या इनको चाहिए। फिर ये आगे ये कंप्लेंट करते हैं कि ये जो ट्रेंड है ना, ये जो भारत सडनली इतना उछल रहा है, हवाओं में उड़ रहा है, इसकी रीज़न ये है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नेशनलिज़्म आ गया है, अथॉरिटेरियनिज़्म आ गया है और इसकी वजह से एक सोशल मीडिया भी है। अब हिंदुस्तान स्पाईवेयर को भी अफ़ोर्ड कर पा सकता है। तो मतलब इनको ये प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान में नेशनलिज़्म है, हिंदुस्तान के लोगों के पास भी सोशल मीडिया है, हिंदुस्तान में भी आज स्पाईवेयर यूज़ हो सकता है। जो ये सारी चीज़ें खुद सदियों से करते आ रहे हैं। तो मतलब क्योंकि हम आपकी तरह गोरे नहीं हैं, हमारा अधिकार नहीं है कि हम सोशल मीडिया यूज़ करें
या हम भी अपनी नेशनल आइडेंटिटी में प्राइड ले सकें। यही मतलब हुआ ना इस बात का, और क्या मतलब हुआ? फिर ये कहते हैं कि जो नया इंडिया है वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा। ना इसका सर है, ना इसका पैर है। ये बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे कि इंडिया ने भी अब ठान ली है कि जो लोग इंडिया में एक्ट्स ऑफ टेरर कमिट करते हैं और उसके बाद यहाँ से भाग जाते हैं, इंडिया उनको नहीं छोड़ेगा। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ऐसे लोगों को छोड़ना चाहेगा, उनको अकाउंटेबिलिटी तक नहीं लेके जाना पड़ेगा, वुडंट वांट टू ब्रिंग देम टू बुक? कौन सी ऐसी कंट्री है? इसमें हम कौन सी एक्सेप्शन है? क्या अमेरिका दुनिया भर में ये नहीं कहता कि अमेरिका की तरफ आंख उठा के मत देखना, दूसरे 9/11 के बारे में सोचना भी मत? एक उसामा बिन लादेन को लाने के लिए अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की है। वो निकला कहां से? पाकिस्तान से। ये आपके इदारों की क्रेडिबिलिटी है? जिस एजेंसी को 20 साल ये नहीं पता चला कि उनका जो टारगेट है वो उस मुल्क में है ही नहीं जहां वो 20 साल से डेरा जमा के बैठे हैं, वो मेयर स्पेकुलेशंस और इन्वेंडोज की बिना पर हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और उसके थ्रू अपनी एक की स्ट्रेटेजिक एलाई के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं। इट कांट गेट वर्स देन दैट। तो जी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो यूएस एजेंसीज हैं ये अक्सर इस तरह की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करती हैं अपने नैरेटिव को आगे ले जाने के लिए, और दूसरी कंट्रीज को ये भाषण देते हैं कि आप मीडिया मैनेजमेंट कैसे करें, मीडिया को नॉन पार्टिसन कैसे बनाए रखें, जबकि यहाँ इनके खुद के मुल्क में मीडिया इज हाईली पार्टिसन। In fact, sometimes it acts as a proxy of the deep state in the US, जो इस आर्टिकल ने साबित कर दिया है। एंड एट लास्ट आई वुड से कि ये जो इन्होंने पूरी स्टोरी बनाई है, टू से द लीस्ट, इट इज डीपली lopsided, negative, malicious, and highly distorted when it comes to the ground realities, when it comes to the actual operations that India's external spy agency may or may not be executing. The fact is, any story which doesn't contain any hard evidence cannot be taken at its face value, no matter who files it and no matter what their agenda or what their credentials are. On that note, I close this video here. I hope you liked it. If you did, please consider subscribing to my channel. Thank you. Bye. Namaste.